ध्यान दो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराया था, नाम था सॉलिबिलिटी। अब उसको एक बार एनसीईआरटी से देख रहे हैं, और एनसीईआरटी से देखने के बाद उसमें जो जो चीजें दी हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सॉलिबिलिटी। और सॉलिबिलिटी के बारे में क्या बता रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम amount that can be dissolved in a specific amount of solvent. It depends upon the nature of solute, solvent as well as temperature and pressure. ठीक है, फिर वो कहता है let us consider the effect of these factors in solution of a solid or a gas. आ जाओ, क्या क्या बोला उसने। इसने कहा कि मैं अगर सॉल्वेंट लेता हूं 100 ग्राम, तो क्या लगता है उसके अंदर कितना सॉल्यूट NaCl डिजोल्व हो जाएगा? 36 ग्राम। कितना शुगर डिजोल्व हो जाएगा? 2 ग्राम। कितना ऑयल डिजोल्व हो जाएगा? 0.1 ग्राम। अब मुझे बताना किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, शुगर की? ना 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 ना, मैं पूछ रहा हूँ सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा, बस वैसे बता दे। NaCl की। जो नमक है वो ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, 36 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये अच्छी चीज कह रहा है, ये कह रहा है भैया मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने चाहिए। हाँ अच्छी बात है। वैसे अभी मैं तुमसे पूछूं तो कौन सी चीज ज्यादा घुल रही है? तकरीबन तकरीबन जितना ये है उसका 1/3 से भी ज्यादा खुल रहा है, काफी अच्छा अमाउंट है। और आप में से किस बच्चे ने चेक किया है कि एक चम्मच नमक लो और पानी में घोलो, घुल जाता है। 1 चम्मच चीनी लो, क्या उतनी जल्दी घुलती है? हमें बहुत स्टिर करना पड़ता है, बहुत स्टिर करना पड़ता है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, वो काइनेटिक एनर्जी है जो आप उसको गोल गोल के घुमाते हो। अब मेरी दोबारा बात सुनो, ये बात समझ में आ गई? सॉलिबिलिटी का अमाउंट आपने पता लगाया, क्या ये इस बात पे डिपेंड करता है किस चीज को खोल रहे हो? हाँ, क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। नेचर ऑफ किस बात पे डिपेंड करता है? दूसरा, और किस बात पे डिपेंड करता है? बस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या लगता है आपको कि क्या चीनी ज्यादा डिजोल्व होगी अगर पानी गर्म होगा? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर में मम्मी की मदद करते हैं, शिकंजी बनाते हैं, ये सब काम करते हैं छोटे मोटे? शिकंजी बनाई आपने? आप सब ये जानते हो कि शिकंजी जब बनाते, अच्छा कौन ऐसा बच्चा है जो शिकंजी फूक मार मार के उबली हुई शिकंजी पीता? सभी ठंडी पीते है ना। कोई ऐसा है वो मुझे तो हॉट शिकंजी पी के मजा, कौन पिएगा? पागल थोड़ी है, नॉर्मल बंदों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा एक आपने ग्लास शिकंजी ली, उसके अंदर नॉर्मल जो आपका इस वक्त गर्म पानी आ रहा है, क्योंकि तो गर्मी बहुत चल रही है ना, 35 डिग्री तक पे पानी आ रहा है। आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच घोली, घोलने के बाद आपने नींबू डाला, नमक डाला, और जो मन करा वो डाल दिया, काजू बादाम किशमिश। अब उसके बाद आप उस पर आइस डाल दो जिससे अब ठंडा। समझ में आ रहा है? लेकिन टेम्परेचर क्या रोल प्ले कर रहा है? जल्दी खोल दे। अब किसी को बहुत सारी शिकंजी बनानी है, उसको पता है उसको डब्बा भर के डालना है, तो उसने क्या करा, पानी गर्म कर लिया थोड़ा सा, और जल्दी से वो घोल बना के रख लिया। अब घोल बना के रख लिया, अब बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लिया। क्या करता है, उस सिरप को लेता है, थोड़ा सा डालता है, वाटर डालता है, आपको दे देता है। ठीक है, ऐसा शायद आपने कभी अगर कोई ऐसा शिकंजी वेंडर हो तो उसको देखा होगा जो गलियों में बांटते हैं, उनके पास बना हुआ पहले से घोल होता है। क्यों, मान लो 10 शिकंजी वाले आ गए तो क्या कर रहा है, नहीं घोल रहा हूं, चले जाएंगे बेचारे वो, तो पहले से घर से घोल बना के लाता है। ठीक है, बहुत सारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक डिजोल्व लाइक। अगर लिक्विड वाली चीनी है तो वो लिक्विड में जल्दी डिजोल्व हो जाए, सॉलिड वाली चीनी को टाइम लगेगा। अब तो लिक्विड वाली चीनी क्या है, सिरप, वो सिरप की फॉर्म में बना लाया घर से, इसे तुम क्या बोलते हो, चाशनी। सुना नहीं है कभी नाम, भी सुना है। फिर उसके बाद बारी आई, ये जो चाशनी है, ये जो चाशनी है आपकी, क्या ये गर्म पानी में अच्छी बनती है? आपको ये पता होना चाहिए, या आपकी मम्मी वगैरह जो भी घर में कुछ खाना बनाती होंगी, तो वो क्या करती है, कढ़ाई लेती है, ठीक है, उस कढ़ाई के अंदर बहुत सारी चीनी डालती है, थोड़ा सा ही पानी डालती है। मान लो 1 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच पानी डाली, और उसको गर्म करके हिलाती रहेंगी। और फिर उसके बाद अगर ज्यादा अच्छे से पता होता होगा तो अलग अलग चीजों की अलग अलग बनती है। ठीक है, मम्मी वगैरह बहुत अच्छे हलवाई तो चेक करती है, 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की, फिर उससे पता चलता है वो रसगुल्ले की है या किसकी है। तो वो सब चीजें, वो क्या है मैं बताता हूँ, वो 1 तार 2 तार से परेशान मत हो, थिकनेस, डेंसिटी कितनी। ठीक है, कभी कभी हम, मेरे में भी कीड़ा उछलता है, मैं भी ले आया वो गिट्स का डो ले आया, घर में बनाया, और वो बना लिए क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन। फिर उसमें जो जो लिखा था 4 आदमियों के लिए, वो ऐसी बातें लिखी होती है पीछे, बनाए इसे ठंडा होने के लिए रखते, ठंडा होकर मैंने बाहर निकाला, मुझसे क्रिकेट खेले हैं, क्यों, गलत बनाया था।
वो इतने जोरदार बन गए, किसी के देखे मारो तो सर फट जाए उसका, बिल्कुल टाइट बन गए वो। मुझे नहीं पता उसमें क्या चीज डालते जिससे वो थोड़े प्लफी बनते। उसके अंदर कुछ चाशनी वासनी अंदर नहीं गई, या मेरी शायद चाशनी का हिसाब किताब गलत था, वही मैं बता रहा हूँ ना, थिकनेस। तो अब वो कहता है थिकनेस हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे, पानी में कितनी चीनी घोलनी है, आप इतनी चीनी भी कर सकते हो कि थोड़े से पानी में बहुत सारी चीनी घोल दो, टेम्परेचर बढ़ा। अभी एक बच्चे ने कहा प्रेशर का क्या रोल है। अब इस बात को सुन लो और समझ लो, और आज के बाद दोबारा मत पूछना, पूछ लेना मैं कौन सा मना करूंगा। प्रेशर किस पे काम करता है, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे काम करता है, तो प्रेशर किसके घोलने में काम करेगा। अब मुझे बता दो, क्या कार्बोनेटेड पानी नहीं पीते आप, है ना, टंकी की टंकी खाली कर देते हो यहाँ पे स्टिंग की, है ना। जहां पर जब सुबह सफाई वाली आंटी झाड़ू लगाती है तो उनकी कोठी खड़ी हो गई है स्टिंग की खाली बोतलें बेच बेच के। वो स्टिंग की जो खाली बोतल है वो क्या है, वो लाल रंग कुछ भी है, मुझे नहीं पता, होगा कोई खाने वाला कलर, लेकिन उसके अंदर वो जो फिज आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे घोलते हो। अच्छा मेरे को एक बात बताना, आपको भी पता होगा, जितनी ठंडी होती है ये उतने फिज जल्दी से नहीं बनते, गर्म कर दो फिज जल्दी बनने लगते। अगर आप मान लो कोई बॉटल है उसको बिल्कुल धूप में रख दो तो हो सकता है वो अपना शेप ही बदल ले, क्यों, घुली हुई गैस अब बाहर निकलना चाहिए, घुली हुई गैस जो होगी वो बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, तो डिसॉल्व करने के लिए, सॉलिबिलिटी के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है गैस के लिए, लेकिन लिक्विड के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल था, ठीक है। गैस के लिए हाई प्रेशर फेवरेबल है। अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो, आप लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। प्रेशर अकाउंटेबल ही नहीं है, प्रेशर को हम अकाउंट नहीं करते, यहां पे ध्यान नहीं देते प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये मत बोल दियो प्रेशर भैया वो मैंने चीनी ली दबरी छोटा से सूट दिया, नहीं नहीं, वो कोई प्रेशर नहीं है, वो तो दूसरी चीज होगी, आपने उसको पाउडर फॉर्म में लिया जिससे जल्दी खुल जाए। लेकिन लिक्विड के अंदर गैस घोलनी है, तो गैस को पहले लिक्विड बनाना है, लाइक डिजोल्व लाइक। अब गैस कब लिक्विड बनती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये गैस है, ये कंप्रेस किया, ये कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, गैस लिक्विड बन गई, लिक्विड बन के घोल दी, नहीं समझ में आया। तो गैस को जल्दी लिक्विड बनाओगे तो जल्दी घुल जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर इंक्रीज करो गैस के लिए, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज दोनों हेल्प करते हैं इसको लिक्विफाई करने के। टेम्परेचर घटाने से भी गैस लिक्विड बन जाती, ठीक है। इस वक्त इस कमरे में एक गैस है जिसका नाम है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड, ठीक है। आप सबके पास होती है ठंडी बोतल, आप ठंडी बोतल हवा में रखते हो, मेटल की अगर हो तो बहुत आसानी से दिख जाता है, फिर आप देखते हो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गए, क्यों आ गए, जो इस वक्त ह्यूमिड एयर थी ठंडी होकर कंडेंस होकर लिक्विड बन गई, इजी है। अच्छा, सबसे आसान एग्जांपल है, प्रेशर का मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो यहाँ पर, यहाँ हमारे पास 2 गवर्नमेंट स्कूल है उनके बाहर होगा, खड़ा होगा, तो वहां पर वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, 10 रुपए लगते क्या जाता है, वो लगाएगा एक बॉटल को, पानी की बॉटल को टिस 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 करेगा, उसके अंदर सारी की सारी गैस भर जाएगी, वो कंप्रेसर होता है उनके पास है, वो कंप्रेस्ड करके गैस भरता है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद वो उल्टे सीधे रंग डाल देगा, पूछेगा आपसे लिम्का बना दो ऑरेंज बना दो, 2 ढक्कन डाले, बनाई, दे दिया आप, ठीक है। अपने हाथों का फ्लेवर भी डाल देता है, मत पिया करो वो बहुत गंदी होती है, कंटेमिनेटेड। आगे, ठीक है, स्वाद तो सिखाता है। अब ये सारी चीजें हो गई टेम्परेचर प्रेशर। अब आ जाओ यहां पे, तो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करती है। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड और गैस। आ जाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड, देखो इसने खुद ही अलग कर दिया, लिक्विड सॉलिड की बात अलग है, गैस की बात अलग है, ठीक है। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड व्हाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, ठीक है। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ये नहीं घुलते, नेफ्थलीन एंथ्रासीन जो होते हैं ये नॉन पोलर है। आगे, ऑन अदर हैंड द नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व रेडिली इन बेंजीन, बेंजीन खुद नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, नेफ्थलीन नॉन पोलर है, एंथ्रासीन नॉन पोलर है। अब आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में नेफ्थलीन बोलते ही कपड़ों में रखने वाली गोली आ गई होगी, जो बात ठीक भी है प्रैक्टिकली, लेकिन नेफ्थलीन ये होता है फॉर्मूला, ये बेंजीन है। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, नेफ्थलीन कैसा है, नॉन पोलर, एंथ्रासीन कैसा है, नॉन पोलर। ये थोड़ा सा गलती से यहां बन गया, एंथ्रासीन लो, एक और ले लो फ्री में, पेनेंथ्रासीन,
ऐसा नहीं लग रहा सारा का सारा बेंजीन का खानदान खोल के रख दिया, देख लो। तो बेंजीन में बेंजीन के खानदान वाले तो जल्दी घुल जाएंगे ना, समझ रहे हो, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। अब यहां पर बात आई, एंथ्रासीन रेडिली डिजोल्व हो जाता है बेंजीन में, बट सोडियम क्लोराइड शुगर नहीं घुलते बेंजीन में, क्योंकि इन दोनों का नेचर पानी में घुलने वाला है। इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा, इस पे भी डिपेंड करता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट होमोजीनियस होंगे तो घुल जाएंगे, हेट्रोजीनियस होंगे तो घुलने में दिक्कत आएगी। लिक्विड लिक्विड में जल्दी घुल जाएगा, पोलर पोलर में जल्दी घुल जाएगा, नॉन पोलर में जल्दी घुल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सपोर्ट करेगी, समझ रहे हो। आगे ये चैप्टर, इस चैप्टर में ना इसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसमें हेनरी की ज्यादा है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increase, ठीक है, और उसकी concentration बढ़ जाती है जब हम solid solute को ऐड करते हैं। This is process is known as dissolution. Some solute particles in solution collide with the solid solute particle and get separated out of solution. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब हमने क्या किया, हमने लिक्विड लिया, पानी लिया, पानी में कॉपर सल्फेट डाला, मोबाइल ला दे बेटा, हाँ टाइम तो बेटा तेरा खराब चल रहा है, क्यों देख रहा है बार बार। देखो पानी, पानी में डाला कॉपर सल्फेट, घोल दिया। देखो सुनो, कॉपर सल्फेट कैसे रंग का था, व्हाइट कलर का, ठीक है, ये दिख रहा है ना व्हाइट, ऐसा व्हाइट। अब उसके बाद आपने उसको गर्म किया, गर्म कर करके आधा कर दिया। अच्छा कॉपर सल्फेट वैसे नहीं डिजोल्व होता है, गर्म करने में ज्यादा आसानी से डिजोल्व हो जाता है। गर्म करके इतना था, आधा कर दिया, आधा कर दिया, आधा करके उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसमें से सॉलिड एक्सट्रैक्ट बाहर आ गए, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, ये सॉलिड एक्सट्रैक्ट ना ये सहारा और ढूंढते हैं कि कहीं हम चिपक जाए। आपको अगर ये स्कूल में जल्दी करना हो ना, एक धागा, एक थ्रेड डाल दो, मैम भी खुश हो जाएगी। इसके बताओ कितने बढ़िया क्रिस्टल आएंगे, मोटे मोटे क्रिस्टल आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको धागा क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उससे चिपक जाएंगे। ऐसी क्रिस्टलाइजेशन आपने देखी है, रोजमर्रा की दुनिया में देखा करो। परचून की दुकान पे जाओ, उससे कहो मिश्री दे दो धागे वाली। क्यों धागे वाली मिश्री? इसका मतलब पुराना प्रोसेस, वो धागे वाले धागे पे चिपक जाती है पूरी मिश्री। आप ना उसको बेटा 10-15 रुपए की आएगी, आज ही घर जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना। किसी परचून की दुकान से उठाई, अब उस धागे वाली किशमिश को ना खोलो, उसके अंदर पानी निकलेगा। वो पूरी क्रिस्टलाइन, मतलब वो पूरी सॉलिड नहीं है, उसमें पानी आएगा, ट्रेसेस होंगे उसमें वाटर के। आप खुद कहोगे भैया तो चिपचिपी है, इसका मतलब पानी है। अब सुनो और समझो, अगर मान लो मिश्री 50 रुपए की है, उसमें पानी कितना है 0, तो 50 रुपए की। लेकिन ये धागे वाली मिश्री कितने की होनी चाहिए 40 रुपए की, क्यों 10 रुपए का तो पानी होगा इसमें, समझ रहे हो। सूखे खजूर, ड्राई खजूर जो है, ये तो इतनी बात तो समझते हो ना, वो सस्ते महंगे होने चाहिए एज कम्पेयर टू जो थोड़े से मॉइस्ड है। जो उसके बीच में, खजूर के बीच में क्या आता है, बीज, हाँ बीज निकाल दो तो और महंगे हो जाएंगे ना, समझ रहे बात को। वैसे ही अब उसके अंदर लिक्विड आ गया, लिक्विड आ गया मतलब बाहर से क्रिस्टलाइजेशन हुई है, बाहर से क्रिस्टलाइजेशन मतलब प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुई, मतलब टाइम कम लगे आपको। आप मैडम खुश हो जाएगी, मैम कहेगी इतनी जल्दी कॉपर सल्फेट के इतने बड़े बड़े क्रिस्टल बना दिए, समझे। इनकी शेप होती है मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और जो भी है, ठीक है। अब वो कहता है, हाँ हाँ सॉलिड का चैप्टर उड़ा दिया, कोर्स से डिलीट कर दिया, लेकिन ये चीज समझ में आ गई आपके जो मैंने बताया। अब उसके बाद आपने वो क्रिस्टल निकाल ली, तो ये उसकी बात कर रहा है डिसोल्यूशन की, ठीक है। अब वो कहता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ जुड़ के सोल्यूशन बनाता है, ये इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसका मतलब मैं इधर ले जाऊंगा सोल्यूशन बन जाए, इधर ले जाऊं तो ये चीजें चेंज होती है, किससे, टेम्परेचर और प्रेशर से। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट in solution will remain constant under the given condition of temperature and pressure. Similarly, process is followed when gases are dissolved in liquid solvent. जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो ही ये बातें भी देखी जाती है, वहां पर भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, ठीक है। ये सारी बातें पढ़ लेना, अलग अलग है सबके लिए सोल्यूशन बनने पर, ठीक है। जैसा ही बताया, अगर शुगर को घोलना है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वही वाली बात है। अब आने दे बेटा उसको। तो यहां सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में देख लो, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में देख लो, बस और कुछ खास नहीं। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे ध्यान देंगे आप, आना जरा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर।
अब ये इक्विलिब्रियम कब आता है और क्या चीजें होती हैं, इसके लिए हम ये चीज देखेंगे। पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा, ठीक है। वो कहता है कि मान लो एक इक्विलिब्रियम है जिसे रिप्रेजेंट किया गया 2.10 इक्वेशन में, दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चैटली प्रिंसिपल। ली चैटली प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हाँ हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का मतलब सुनो, आप ए और बी को रिएक्ट करा रहे हो और हीट इधर पड़ी है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है पी, तो ये एंडोथर्मिक है। आप ए और बी को रिएक्ट करा रहे हो और हीट इधर पड़ी है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच होता है नेगेटिव, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच होता है, उल्टा बोल दिया, उल्टा। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव। इसी को कह रहा है, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, और एक्सोथर्मिक में, इसने दोनों में एक जैसा बना दिया, ठीक है, जीरो से छोटा। द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक है ना आपका, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। अगर अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इधर आएगी रिएक्शन। आओ मैं बताता हूं कैसे। हम समझते हैं पहले इसके लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल? एक चीज समझाऊंगा आपको, सारी चीज समझ में आ जाएगी ली चैटलियर प्रिंसिपल की। देखो, रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद बी गिव्स यू पी। अगर मैं कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाऊं तो रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा। रिएक्शन कहती है ए बी यहां है, पी यहां है, हम खुश हैं। अच्छा मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, वो कहेगी मैं इसको बढ़ा दूंगी। कैसे कैसे बढ़ाएगा इसको? रिएक्शन आगे बढ़ा के तो मैं प्रोडक्ट बढ़ाना चालू कर दूंगा। तो अगर मैं कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की बढ़ाऊं, प्रोडक्ट बढ़ता है। अगर मैं किसी की कंसंट्रेशन कम करूं, किसी रिएक्टेंट की, तो वापस आती है रिएक्शन बैकवर्ड। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं फिर बैकवर्ड, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटा दूं तो फॉरवर्ड। समझ में आया? चेंज को अंडू करेगी। अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, अगर प्रोडक्ट घटा दिया तो रिएक्शन और प्रोडक्ट बना के उसको दोबारा कंपनसेट करेगी। ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है? अब इसके बाद दूसरी चीज आती है टेम्परेचर। आओ टेम्परेचर को हिलाएं। अगर मैं यहां पर A प्लस बी से बनाता हूं P और हीट पड़ी है यहां पर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब किसी बच्चे ने कहा भैया मेरे को ऐसे तो दिया नहीं था, बस मेरे को डेल्टा एच नेगेटिव दिया था, तो भी वो भी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। या तो डेल्टा एच नेगेटिव साफ साफ आपको दिखाई दे रहा हो, या फिर इस तरीके का कुछ लिखा हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और एक बार पता चल गया रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट इधर है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो हीट से दूर भागेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वो हीट की तरफ जाएगा। हीट क्या है? हीट को मारो गोली, हीटर बोल लो इसको। आपके घर में हीटर है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब गर्मी के दिन, गर्मी के दिन में आप हीटर की तरफ जाते हो तो हीटर से दूर भागते हो, बस ऐसे करके ध्यान रखिए। तो अगर हीट यहां पड़ी है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन पीछे आएगी, टेम्परेचर घटाऊंगा तो इसी की तरफ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कम का मतलब जाड़े के दिन, ठंडी। अब ठंडी में तुम हीटर लगाते हो ना, बस इसका उल्टा आप मुझे खुद बना के दोगे। अगर मैं ये कहूं कि ए प्लस बी के साथ हीट है प्रोडक्ट, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? रिएक्शन, और टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा? रिएक्शन। अगर अगर कोई किसी चीज को डिसॉल्व करने का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल होगा। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल होगा। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाना फेवरेबल होगा। तो टेम्परेचर जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या। और फिर आ गई बात, लो फिर तुमने कहा भैया प्रेशर कहां गया? प्रेशर, प्रेशर की बात आएगी तो किसकी बात करनी है? ये सॉलिड पे क्या असर डालती है, ये लिक्विड पे क्या असर डालती है? ये डालती ही नहीं असर। अब मैं प्रेशर को ढंग से समझाऊंगा एक लॉ के हिसाब से, हेनरी लॉ। पहले इसको यहां तक समझ लो। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई? एक बार फिर से एनसीईआरटी पे आए। हाँ, ये टेम्परेचर की बात बताई थी। अब वो कह रहा है इस ट्रेंड को हम किससे पता कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब इसके लिए कोई मैं फिक्स बात नहीं बोल सकता, पता करना पड़ेगा। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ। अब बताओ ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सबसे चिल्ला रहा हूं ना मैं, सिर्फ गैस पे काम करेगा। इट इज बिकॉज
सॉलिड और लिक्विड आर हाईली इनकंप्रेसिबल, जिसे मैं दबा ही नहीं पाऊंगा तो उस पर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा। ठीक, कंप्रेस किसे कर सकता हूं। अब आ जाओ, अब वो बता रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन आप जानते हो घुलती है आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है इट इज दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। वो कह रहा है यही है शायद जो आपके सारे जितने भी पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके जिंदा रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी आप अजय सर से पूछ लेना। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl गैस जो है वो पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है। ठीक, HCl गैस थोड़ी सी एसिडिक नेचर की भी है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर HCl के फ्यूम्स किसी के पास जाएं तो वो उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर आपके हाथ पे HCl के फ्यूम्स उड़ के लगे तो पानी खा जाएंगे, पानी खा जाएंगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई या खराब हो जाएगी। अगर HCl के फ्यूम्स कहीं पे उड़ रहे हो तो आपकी आंख पे ही पड़ेंगे, आपकी आंख पे पानी होता है तो आपको ईचिंग होगी। आप समझ रहे हो क्यों ईचिंग होती है इन चीजों से, ये रीजन है। आगे ऐसी ओजोन के साथ भी होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड पेज थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इस बात को पकड़ लो, और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बातें अभी तक मैंने आपको बताई है, ठीक है। बस अब हेनरी पे जा रहा हूं मैं सीधा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट, सारी बातें हो गई। प्रेशर बढ़ने से बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से घटती है गैस की सॉल्युबिलिटी। लिक्विड की, सॉलिड की और गैस की सॉल्युबिलिटी दो अलग चीज है। जैसे लिक्विड और सॉलिड पे प्रेशर का असर पड़ता ही नहीं है, गैस पे प्रेशर का असर ही सबसे ज्यादा पड़ता है। अब इसके लिए आता है हेनरी लॉ, वो अब हम अगले वाले पॉइंट में देखते हैं।